हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे। इसमें बच्चे के इंजेक्शंस लगाए गए निक्यू में एडमिट करके बाद में वहाँ पे थ्रोम्बस हो गया और उसकी एम्पुटेशन करनी पड़ी। यहाँ जो डिस्कशन हुआ वो हुआ रेस इप्सा लिक्वेटर पे। रिसेंटली नेशनल कमीशन में यह केस 30 अप्रैल को इस पे फाइनल डिसीजन लिया गया। इनिशियली यह केस स्टेट काउंसिल उत्तर प्रदेश का था। कंप्लेनर ने क्या कहा? उसने कहा, मैं 30/8/2016 को फुल टर्म नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए ओपोनेंट 1 के हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया कि सिज़ेरियन करा लो पैसों के लिए, लेकिन बाद में बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल डिलीवरी के बावजूद उन्होंने बच्चे को निकू में शिफ्ट कर दिया बिना हमारी कंसेंट के। उसके बाद हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि सेकंड ओपिनियन ले लो, लेकिन स्टाफ ने और डॉक्टर ने डिनाई कर दिया। उन्होंने बहुत ही डोज़ हायर एंटीबायोटिक्स के दिए, बिना किसी मेडिकल प्रोटोकॉल के, जिसके कारण बाद में बच्चे के हाथ पे धीरे-धीरे ब्लैक डिस्कलरेशन स्टार्ट हो गया। हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने हमें रीअश्योरेंस दी, लेकिन अगले ही दिन और ज़्यादा बुरा हो गया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ उस पे लगा दी। उसके बाद दोबारा हम 6 तारीख को जब डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने हमें चक्के रेफ़र कर दिया प्लास्टिक सर्जन के पास, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कह के। उसके बाद हम कई अस्पतालों में घूमते रहे। कुछ जगह कुछ टेस्ट हुए जहाँ पे उन्होंने थ्रोम्बस बता दिया और अल्टीमेटली हमारे जो बच्चे के हैंड एम्पुटेशन हुआ बेंगलोर में। तो इसलिए इन्होंने एग्रीव्ड होके कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर दिया। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जो ओपोनेंट है हॉस्पिटल, वहाँ पे जो ये अलग-अलग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उसमें ऑब्स्टेट्रिशियन भी है, पीडियाट्रिशियन भी है और हॉस्पिटल में पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, ना कि जैसा कॉम्प्लेनेंट बोल रहा है। जिस टाइम डिलीवरी हुई उस टाइम शोल्डर डिस्टोशिया था, जो माइल्ड एस्फिक्सिया करता है बच्चे को, इसलिए उसको इमीडिएटली निकू में ट्रांसफ़र किया गया और ये पीडियाट्रिशियन की केयर में ही हुआ सब कुछ। जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया गया सब मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से लिया गया है। इन्होंने कुछ कंसेंट भी प्रोड्यूस किए जो पेशेंट्स के अटेंडेंट से लिए हुए थे। उसके अलावा बच्चे को हमने 1 तारीख को हैंडओवर कर दिया था और अल्टीमेटली बच्चे को 4 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया। 5 तारीख को जब वो आया, बच्चे के हमने कुछ टेस्ट कराए और हाथ पे टी-बैक ऑइंटमेंट लगा दिया था। 6 तारीख को जब वो दोबारा आया, हमें थोड़ा लगा कि ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, तो हमने उसको प्लास्टिक सर्जन को रेफ़र कर दिया। उसके बाद कभी भी ये हमारे पास बच्चा आया ही नहीं और उसके बाद जो ये इन्होंने जो डॉक्यूमेंट शो किए हैं, उसमें 19 तारीख को कलर डॉपलर हुआ है, जो वीनस थ्रोम्बस दिखा रहा है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे सब एक्यूट थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन है, रेडियल और अल्नर आर्टरी में, जो ऑलरेडी इन्होंने बहुत से पेपर प्रेज़ेंट किए, जो बर्थ एस्फिक्सिया और शोल्डर डिस्टोशिया के कारण हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एम्फेसिस दी कि ये सब एक्यूट थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन था, ना कि एक्यूट। मतलब ये धीरे-धीरे डेवलप हुआ और पेशेंट जो है, उसने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट शो नहीं किया कि हमने 6 तारीख को इसको रेफ़र किया, तो 6 तारीख को जब रेफ़र किया और ये सीधा 19 तारीख का डॉपलर दिखा रहा है। तो 7 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो बीच के 12 दिन थे, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया? कुछ भी नहीं दिखाया। हो सकता है ये ट्रीटमेंट ना लेने के कारण ही कॉम्प्लिकेशन हुई हो। तो और इन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं हुई। स्टेट फॉर्म ने कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कोई भी प्रोसीजर जो करते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करेगी ये कोई भी नहीं बता सकता। कोई भी डॉक्टर कभी भी इलाज के बारे में सक्सेस या गारंटी नहीं ले सकता। शोल्डर डिस्टोशिया जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है और उस इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए सिज़ेरियन ही एक तरीका है। जैसा कि अपोनेंट कह रहा है कि ये इन्होंने सिज़ेरियन बार-बार ये प्रमोट कर रहे थे पैसों के लिए, वो टोटली गलत है। दूसरा, स्टेट फॉर्म ने नोटिस किया, जो ये कह रहा है कि बहुत हाई डोज़ एंटीबायोटिक की लगाई, तो जो डॉक्टर्स ने लिटरेचर प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से वो नॉर्मल रेंज में थी और एज़ पर मेडिकल नॉर्म्स थी। तो स्टेट फॉर्म ने डॉक्टर्स को नेग्लिजेंट ना मानते हुए इस केस को रिजेक्ट कर दिया। एग्रीव्ड होके पेशेंट पार्टी नेशनल कमीशन में गई और उन्होंने बहुत से बेसिस पे अपील डाली कि स्टेट कमीशन ने कुछ चीज़ें ओमिट की है और इसको रिकंसिडर किया जाए। नेशनल कमीशन के आगे प्राइमरी इशू था कि क्या इस केस में मेडिकल नेग्लिजेंस या डेफिशिएंसी हुई है जिसके कारण एम्पुटेशन हुई है। तो स्टेट कमीशन ने देखा कि डिस्चार्ज पे ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है कि पीडियाट्रिशियन को बुलाया गया था ऑन कॉल जब डिलीवरी हुई है। और दूसरा, इन्होंने जो ट्रीटमेंट फाइल देखी उसमें ये भी देखा कि निकू में पीडियाट्रिशियन के नोट्स डले हुए हैं। तो ये कहना कि पीडियाट्रिशियन की बिना सलाह के ये सब काम हुआ है, ये गलत है। दूसरा,
जैसे ये कह रहे हैं कि हैंड की स्वेलिंग का देखा ही नहीं, डिस्चार्ज पे लिखा हुआ था कि हाथ पे जो स्वेलिंग प्रेजेंट है, ये स्वेलिंग डॉक्टर्स ने जो लिटरेचर दिया उससे प्रूव किया कि ये शोल्डर डिस्टोशिया के कारण हो सकता है। तो इन्होंने जब और ज़्यादा वो वर्सन हुई, इन्होंने एक्सपर्ट को रेफ़र कर दिया। लेकिन एक्सपर्ट को आपने रेफ़र किया 6 तारीख को, 7 से लेके 25 तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद 25 से लेके दोबारा 26 से लेके 3 तारीख तक किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया, किस में नहीं दिखाया, वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लेनेंट नहीं प्रूव कर पाया, ना उसने कोई प्रोड्यूस किए। तो क्रूशियल टाइम में जब इसका ट्रीटमेंट हो सकता था, आप कहाँ बिज़ी थे, आप नहीं दिखा रहे हैं। दूसरा जो आपकी एक कंप्लेंट थी कि इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हाई डोज़ में यूज़ किए गए हैं, जो एंटीबायोटिक यूज़ किए गए हैं, वो डोज़ जो है नॉर्मल लिमिट में है, इन्होंने वेरियस लिटरेचर के थ्रू देखा। पेशेंट पार्टी ने बोला था कि यहाँ पे रेस इप्सा लिक्विटर लगता है, नेशनल कमीशन ने देखा वो रेस इप्सा नहीं लगता। रेस इप्सा के बारे में इन्होंने बहुत ही डिटेल बातचीत की और इन्होंने कहा रेस इप्सा वहाँ लगता है जहाँ पे डॉक्टर ये प्रूव ही नहीं कर सके कि ये उस कारण हुआ है या मेरे कारण नहीं हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर ईज़िली प्रूव कर रहा है कि ये सब मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से होता है, तो यहाँ रेस इप्सा नहीं लगता। डॉक्टर्स जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, ऑब्स्टेटिशियन एंड पीडियाट्रिशियन है, हॉस्पिटल ऑलरेडी वेल इक्विप्ड है, इन्होंने भी केस को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रेसिप्सा लगता है वो हमेशा एक प्रोबेबिलिटी पे लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और वो काम आपकी नेग्लिजेंस के कारण ही हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर किसी के मेरे पड़ोसी के घर से जा रहा हूँ और उस पड़ोसी का फ्रिज आके मेरे ऊपर गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसने नेग्लिजेंस की है, उसने फ्रिज को प्रॉपर नहीं रखा जो मेरे ऊपर आके गिरा है। मैं प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं उसने फ्रिज कहाँ रखा हुआ था। तो ये जो प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन है जहाँ प्रूव हम करते हैं कि ये नेग्लिजेंस है, ये रेसिप्सा एक लिक्विडेटर इसको हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली रेसिप्सा जो है वो तभी आप मान के चलते हो जब आप मानते हो कि कंप्लेनेंट बोलता है कि मैं प्रूव नहीं कर सकता लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की है। जब भी रेसिप्सा लगता है तो डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि जो जो ये कॉम्प्लिकेशन हुई है डॉक्टर्स के कारण नहीं हुई है। दीज आर नोन इन द लिटरेचर, दीज कॉम्प्लिकेशंस आर नोन। अगर डॉक्टर ये प्रूव कर देता है तो रेसिप्सा नहीं लगता। हमेशा डिस्चार्ज जो हमारा कार्ड होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपकी फाइल आपके पास पड़ी हुई है लेकिन डिस्चार्ज कार्ड आप हमेशा पेशेंट को देते हो, तो ये एक ऐसा एविडेंस है जो ऑलरेडी पेशेंट के पास या कंप्लेनेंट के पास है। तो आपके डिस्चार्ज में छोटी से छोटी डिटेल होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज कार्ड होता है। अगर आप डिस्चार्ज कार्ड में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, जैसे इस केस में इन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ था हैंड पे स्वेलिंग है, ओटी नोट्स में या डिलीवरी नोट्स में डाला हुआ था शोल्डर डिस्टोशिया है। अब ये उसको ईजिली प्रूव कर सकते हैं कि ये हमने देखा है, हमने उसको ट्रीट किया है, हमने उसको डील किया है। अगर वहाँ पे नहीं लिखा होता डिस्चार्ज कार्ड में तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी। कभी भी अगर ट्रीटमेंट अनसक्सेसफुल रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो डॉक्टर्स को हरास नहीं करना चाहिए, ये कोर्ट कहता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे इस वीडियो के आप कमेंट डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।